Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to talk about electric current and its effects. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है चार्जेस टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 coulomb is the quantity of charge transferred in 1 second. नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। When charge flows through a conductor, it gives rise to an electric current. जब किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी मटीरियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी मटीरियल। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेजिस्टेंस। हम देखते हैं जो व्हीकल्स होते हैं वो स्मूथ रोड पे बड़ी आसानी से मूव करते हैं, बट क्या होता है कई बार रोड्स में गड्ढे होते हैं, रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल्स को आसानी से मूव होने में प्रॉब्लम होती है। यही केस हम करंट के केस में भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है करंट किस मटेरियल के थ्रू फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट के फ्लो को हिंडर करते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो करंट के फ्लो को बहुत ही ईजीली अलाउ करते हैं। तो इसी जो हिंड्रेंस होता है करंट के फ्लो में कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला आ जाता है द लेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट इज the cross sectional area of the material used, and the last and not the least is nature of the material used. अब हम देखते हैं जो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। तो हम देखते हैं ये जो जितने भी वायर्स होते हैं, जितने भी तार हम घर में यूज़ करते हैं उसमें अंदर कॉपर होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और वो करंट के फ्लो को बहुत ही ईजीली अलाउ करता है। जबकि हम देखते हैं नाइक्रोम एलॉय है जो कि निकल एंड क्रोमियम का, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। नाइक्रोमिक एलॉय है निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अ वायर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस वायर। अगर कोई वायर ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो उसको हम रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं। सो नाइक्रोम वायर इज़ ए रेजिस्टेंस वायर। नेक्स्ट आपका आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब अगर एक टॉर्च होती है तो सेल्स को एक लीनियर अरेंजमेंट में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड एक सेल का इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द नेक्स्ट सेल। बट हम कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जैसे रेडियो एंड बैटरी ऑपरेटेड टॉय कार्स होती हैं बच्चों की, तो सेल्स एक साइड्स के अलोंग अरेंज्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्प्रिंग्स डाले जाते हैं, कुछ मेटालिक स्ट्रिप्स डाले जाते हैं ताकि एक सेल अच्छी तरह फिट हो पाए अपनी पोजीशन पर। नेक्स्ट आपका आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम देखते हैं जब अगर हम लैंप के पास बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम फील कर पाते हैं जो लैंप से हीट निकल रही होती है उसको बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। और अगर विंटर्स हों और ये हीट अगर लैंप से आ रही हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट प्रोवाइड होता है। बट समर के सीज़न में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो क्योंकि जो लाइट बल्ब है टेबल लैंप में वो ग्लो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से एक लैंप ग्लो करता है। और अगर एक लाइट बल्ब बहुत देर तक ऑन रहेगा तो वो हीट काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर में फ़्लो करती है तो वो कुछ हीट भी प्रोड्यूस करती है। एक लाइट बल्ब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है।
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर है, अगर बहुत देर तक ओपन है, ऑन है, तो सीपीयू गर्म हो जाता है। इनफैक्ट उसमें कई फैंस होते हैं सीपीयू में ताकि उस हीट को रिड्यूस कर सकें, बट स्टिल सीपीयू हीट अप हो जाता है। अब हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का डिज़ायरेबल भी हो सकता है, अनडिज़ायरेबल भी हो सकता है। अब अगर कंप्यूटर के केस में देखें या सीलिंग फ़ैन के केस में देखें तो ये हीट हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये अनडिज़ायरेबल है। बट इन केस ऑफ मैनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिज़ायरेबल। अब कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए डिज़ायरेबल होता है। इसी वजह से ये कुछ एग्जांपल्स हमारे लिए अप्लायंसेस यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें डिज़ायरेबल लगता है उसका। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करते हैं। पहला आ जाता है आपका द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो पर्टिकुलर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका द लॉन्गर द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, कितने वक्त तक करंट उस मटेरियल में फ़्लो कर रहा है। जितना ज़्यादा टाइम तक मटेरियल में करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। हायर द करंट मोर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन। अब अगर जो करंट का अमाउंट है वो भी अगर ज़्यादा है, एक तो टाइम की बात करी, नेक्स्ट आ जाता है आपका करंट का अमाउंट। करंट का अमाउंट भी अगर ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा हीट जनरेशन होगा। अब आ जाता है आपका लाइट बल्ब। अब लाइट बल्ब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर घर में पाई जाती है। एक ग्लास का बना होता है लाइट बल्ब, उसमें एक सिरेमिक कैप लगी होती है एक वन एंड पर, और कई बार क्या होता है एक थिन ग्लास ट्यूब होता है बल्ब के अंदर, तो उसके आगे कुछ सपोर्ट वायर्स भी निकले होते हैं, एक पतला सा फिलामेंट अटैच्ड होता है जो सपोर्ट वायर से सपोर्टेड होता है, और ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। जब करंट आपके बल्ब के थ्रू पास करता है, जो आपके जो फिलामेंट है उसके थ्रू पास करता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पतला है। पतला, अगर वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट अप हो जाता है, और इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू ग्लो। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ग्लो करने के लिए, जिसकी वजह से इतना गर्म हो जाता है। हमें कभी भी एक ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है और उसकी वजह से बर्न्स भी हो सकते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, और बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस भरी हुई होती है। इनर्ट गैस वो होती है जो कभी भी जो बहुत कम रिएक्टिव होती है, वो आसानी से किसी भी मटेरियल से रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट गैस का फंक्शन ये होता है कि आपके फिलामेंट को फायर कैच करने से सेव करता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो स्टिल इनर्ट गैस उसको सेव कर देती है फायर कैच करने से। अगर कभी कभी एकदम से वोल्टेज बढ़ जाता है तो कई बार क्या होता है कि बल्ब का फिलामेंट मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। अब एक बात इधर डिस्कस करने की है कि जो करंट टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू फ्लो कर रहा है वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बट जो सपोर्टिंग वायर्स होते हैं आपके कॉपर के, जो इस फिलामेंट को सस्पेंड करते हैं बल्ब के अंदर, उसमें हीट बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं आपके कॉपर के, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए, इसीलिए जो प्रोडक्शन ऑफ हीट है बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नॉट डिज़ायरेबल, बिकॉज इट लीड्स थ्रू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है, तो इसीलिए ये इस तरह के बल्ब पावर एफिशिएंट नहीं होते।
और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस भी होता है। द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स। अब आजकल जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स होते हैं, CFLs होते हैं, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ये पावर एफिशिएंट होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं करते। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाई टंगस्टन फिलामेंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हम टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज़ करते हैं? टंगस्टन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका ये एडवांटेज मिलता है कि इसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं और बल्ब की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सकती है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो आसानी से ख़राब नहीं होता। जैसे आयरन है, आयरन बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाता है, हम आयरन की कढ़ाई यूज़ करते हैं, आयरन का तवा यूज़ करते हैं और उस पर देखते हैं साफ़ करने के बाद एक रेड सी लेयर जम जाती है, क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस उसका लो होता है। बट हियर कोरोजन रेजिस्टेंस इज़ हाई। इनएक्टिव टू रिएक्ट विद अदर गैसेस, ये पर्टिकुलरली इनएक्टिव है, ये आप बाकी गैसेस से, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनसे रिएक्ट नहीं करता। लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन, लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर हम पर्टिकुलर चीज़, कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही केस आपका टंगस्टन के साथ रहता है। जिस मटेरियल का हाई थर्मल एक्सपेंशन होगा वो ज़रा सा टेम्परेचर चेंज पर उसकी लेंथ भी चेंज हो जाती है, बट यहाँ ऐसा केस नहीं है। तो यहाँ बल्ब की लेंथ चेंज नहीं होती और इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत, इसके अंदर एक एबिलिटी है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है टंगस्टन, इसीलिए ये कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है CFL एंड फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स। CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स जो होते हैं, इसमें मरकरी वेपर होता है। अब जो इनसाइड होता है, ग्लास ट्यूब होता है, हम देखते हैं उसके अंदर एक ओपेक वाइट मटेरियल की कोटिंग रहती है जिसको हम फॉस्फर बोलते हैं। जब हम इसे स्विच ऑन करते हैं और मरकरी वेपर्स के थ्रू करंट पास होता है, उससे क्या होता है, इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट होते हैं और बल्ब ग्रो करने लगता है, CFL ग्लो करने लगता है टू एमिट वाइट लाइट, जो कि हम देखते हैं। ये इनिशियली तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जब इन्हें परचेज़ करते हैं तो थोड़ा बल्ब से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें सालों साल चलाते हैं तो इनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है। बल्ब के केस में क्या है कि वो इनिशियल कॉस्ट तो उसकी कम पड़ती है, बट उसकी वजह से बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, बट इनकी वजह से नहीं आता। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक बल्ब से ज़्यादा चलते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वी शुड लुक फॉर द ISI मार्क। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं तो हमें ISI मार्क देखना चाहिए, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। इट इंश्योर्स दैट द अप्लायंस इज सेफ। इससे हमें एक श्योरिटी मिलती है, एक गारंटी मिलती है कि अप्लायंस हमारा सेफ़ है और इसमें एनर्जी का वेस्टेज बहुत कम है, दैट मीन्स विच इज़ एनर्जी एफिशिएंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है इमर्शन हीटिंग रॉड। हम देखते हैं घरों में जो इमर्शन हीटिंग रॉड है उससे पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इमर्शन हीटिंग रॉड इज़ यूज फॉर हीटिंग वाटर। देयर इज अ थिक मेटल रॉड विच इज़ कॉल्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं एक थिक मेटल रॉड होती है और उसके एक एंड पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इस रॉड पर तो ये हीट अप हो जाती है और इसके आसपास जो पानी होता है वो भी हीट अप हो जाता है। ऑल द हीटिंग डिवाइसेस हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं इनका लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, या तो बहुत ही कॉइल्ड वायर होगा ताकि उसकी लेंथ इंक्रीज़ की जा सके, वो हीट अप हो जाए, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए। द कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच हीट्स अप इज़ द कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द हीटिंग डिवाइस। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब हीट हो जाता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं हीटिंग डिवाइस का। जैसे आपके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो जाते हैं, सैंडविच मेकर है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है। ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो जो हमारे अर्लियर मॉडल्स होते हैं, जो पुराने मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के, तो एलिमेंट वायर्स का बना होता था और माइका शीट का बना होता था, और एक बहुत ही कॉइल्ड वायर प्लेस किया जाता था माइका शीट्स के बीच में।
अब क्या है, अब जो इलेक्ट्रिक आयरन्स आते हैं उसमें एक मेटालिक रॉड होती है, एलिमेंट्स वायर्स के बने होते हैं। बट पहले क्या होता था कि वायर कई बार मेल्ट कर जाते थे, और जिसकी वजह से एलिमेंट को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता था। और एलिमेंट्स मेड बाय मेटालिक रॉड्स डू नॉट नीड टू बी चेंज। अब मेटालिक रॉड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आजकल की इलेक्ट्रिक आयरन्स में आते हैं, उनको चेंज नहीं करना पड़ता क्योंकि वो मेल्ट नहीं होते। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वायर एलिमेंट में क्यों हीट अप हो जाता है, वाइल वायर्स इन द अदर पार्ट्स डू नॉट हीट अप। कुछ वायर्स एलिमेंट में हीट अप हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पर वही रेजिस्टेंस वाली बात आ जाती है कि इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो विथ इक्वल ईज थ्रू ऑल द कंडक्टर्स। सारे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सेम नहीं होता। कुछ कंडक्टर्स ईजी अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ कंडक्टर्स नहीं अलाउ करते। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है फ्रॉम द कंडक्टर जब वो फ्लो कर रहा होता है उनके थ्रू। इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं आपके कॉपर के बने होते हैं, जो कि रेजिस्टेंस कम होता है और वो हीट अप नहीं हो पाते। जबकि जो किसी भी हीटिंग डिवाइस का एलिमेंट होता है उसका वायर ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इसलिए वो हीट अप हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।